नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 55 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की तैयारी पूरी। उत्तराखंड और गोवा में कल एक ही चरण में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंधों में ढील दी। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण और ईपीएफओ पैरोल डेटा की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण में कमी। केरल और उत्तर प्रदेश में कल से स्कूल फिर खुल रहे हैं। तमिलनाडु में नर्सरी और प्ले स्कूल बुधवार से खुलेंगे। आज विश्व रेडियो दिवस है। आकाशवाणी से 7 घंटे का टॉकीथॉन प्रसारित किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन स्थिति पर चर्चा के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। स्वदेशी तेजस MKI विमान सिंगापुर एयर शो में भाग लेगा और हॉकी में पुरुषों के FIH प्रो लीग टूर्नामेंट में फ्रांस ने भारत को 5-2 से हराया। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है, सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 55 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और कोरोना संक्रमण मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों के दल मतदान केंद्रों पर भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर का दूसरा मुकाबला जिन इलाकों में होगा उनमें रोहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल है। इस इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी खासी आबादी है और उनका मत इस मुकाबले में महत्वपूर्ण हो जाता है। इस चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। ये 9 जिले हैं सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और संभल। इस चरण में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले राष्ट्रीय लोकदल ने सिर्फ 3 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। इसी चरण में रामपुर सीट पर भी मतदान होगा, जहां से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त जेल में हैं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली खान स्वार से अपना दल के प्रत्याशी हैं और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनौती दे रहे हैं। एक अन्य दिलचस्प मुकाबला नकुड़ सीट पर है, जहां योगी सरकार में मंत्री रहे और हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के एक ही चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। राज्य की 70 सीटों के लिए कल मतदान होगा। कल उत्तराखंड के रुद्रपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का है और राज्य की महिलाओं सहित सभी लोगों के लिए अगले 10 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऊधम सिंह नगर के खटीमा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के धर्म, विकास और रोजगार जैसे अधिकार छीने जा रहे हैं। गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 11,64,224 से अधिक मतदाता 301 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 82 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मतदान को देखते हुए एहतियात के तौर पर पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। रैली और जुलूस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। अंतर जिला सीमा को भी सील कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। पूरे गोवा में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी, गोवा से कृष्ण कुमार लाल। पंजाब में एक ही चरण में 20 फरवरी को 117 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। राज्य में कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा और उसके सहयोगी दलों पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ने कल जालंधर में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपना विस्तारित संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपा पंजाब चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ पीएलसी के रणिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के तेजिंदर पाल संधू ने ये संकल्प पत्र जारी किया। श्री पुरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन ने पंजाब को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए कई कदम उठाने का संकल्प लिया है। उधर मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इम्फाल जिले के 55 उम्मीदवारों में से 24 पहली बार चुनाव मैदान में हैं। जिले में 13 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनके लिए पहले चरण में 28 फरवरी को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सेकमाई आरक्षित सीट के लिए सबसे अधिक 8 उम्मीदवार हैं। इम्फाल वेस्ट जिले में अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र सेकमाई से 26 वर्षीय निंगथौजम पोपिलान सिंह सबसे कम उम्र में उम्मीदवार है। कांग्रेस उम्मीदवार ओक्रम जॉय सबसे उम्रदराज उम्मीदवार है। वह 80 साल के हैं। 55 उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष से कम है, जबकि 2 की आयु 75 वर्ष से अधिक है। कैशामथोंग विधानसभा क्षेत्र से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सपम निशिकांत इम्फाल वेस्ट जिले के सबसे अमीर उम्मीदवार है, जबकि इस जिले के सबसे कम उम्र के उम्मीदवार निंगथौजम पोपिलान सिंह अपने शपथ पत्र के अनुसार सबसे गरीब उम्मीदवार है। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। निर्वाचन आयोग ने कोविड संक्रमण में गिरावट को देखते हुए चुनाव वाले राज्यों में प्रचार पर प्रतिबंधों में ढील दी है। आयोग ने कहा है कि चुनाव वाले राज्यों में प्रचार के समय पर प्रतिबंध रात 8 बजे से सुबह 8 बजे की बजाय अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच होगा। आयोग ने कहा कि पदयात्रा में अनुमति से अधिक व्यक्तियों की संख्या नहीं होगी और केवल जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति से ही इनकी स्वीकृति दी जाएगी। कर्नाटक विधानमंडल का संयुक्त सत्र कल से शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत विधानसभा और परिषद के सदस्यों को संबोधित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कगेरी ने कल बेंगलुरू में संवाददाताओं को बताया कि राज्यपाल के संबोधन के बाद दिवंगत विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अगले दिन से सामान्य कामकाज संपन्न होगा। कर्नाटक स्टैम्प द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये बात तिमाही रोजगार सर्वेक्षण और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पैरोल डाटा के आधार पर कही। कल गुरुग्राम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 187वीं बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कामगारों और मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने कहा कि मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों में की जाएगी और ये अस्पताल कारखानों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ समन्वय से कामगारों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। जांच का ये काम मौजूदा प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत 15 शहरों में किया जाएगा। श्री भूपेंद्र यादव ने इस अवसर पर पिछले वर्ष के पैरालंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत को 1 करोड़ रुपए और रजत पदक विजेता भवीना पटेल को 50 लाख रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 55 विधानसभा सीटों में मतदान की तैयारी पूरी। उत्तराखंड और गोवा में भी कल ही एक चरण में मतदान होगा।
निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंधों में ढील दी। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण और ईपीएफओ पैरोल डेटा की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण में कमी, केरल और उत्तर प्रदेश में कल से स्कूल फिर से खुल रहे हैं। तमिलनाडु में नर्सरी और प्ले स्कूल बुधवार से खुलेंगे। आज विश्व रेडियो दिवस है। आकाशवाणी से 7 घंटे का टॉकेथॉन प्रसारित किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन स्थिति पर चर्चा के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। स्वदेशी तेजस MK1 विमान सिंगापुर एयर शो में भाग लेगा और हॉकी में पुरुषों के FIH प्रो लीग टूर्नामेंट में फ्रांस ने भारत को 5-2 से हराया। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 172 करोड़ 75 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 44 लाख 63 हजार से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 72 लाख से अधिक एहतियाती टीके पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को 5 करोड़ 19 लाख से अधिक पहली डोज और 1 करोड़ 46 लाख से अधिक दूसरी डोज लग चुकी है। गुजरात में कल 1646 नमूनों में से कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अहमदाबाद में 546 और वडोदरा में 281 कोविड रोगियों का पता चला। इस बीच राज्य में कल 2,28,507 लोगों को कोविड रोधी टीके दिए गए। प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 9 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र में कल 4,359 लोगों में कोरोना संक्रमण और 237 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 32 लोगों की जान कोविड महामारी से गई। कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए कई राज्यों ने कल से स्कूल कॉलेज फिर से खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल से प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। दिल्ली में भी कल से प्राइमरी स्कूलों में कक्षाएं लगेंगी। बिहार में कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए 14 फरवरी से कोविड संबंधी प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य के गृह सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को पहले की ही तरह पूरी क्षमता से चलने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल 8वीं कक्षा तक के स्कूल 50% की क्षमता से ही चल रहे हैं। श्री जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 100% क्षमता के साथ चलाए जाने के बावजूद सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, सिनेमा हॉल, क्लबों, जिम, मॉल, दुकानों, चिड़ियाघरों और सरकारी तथा निजी कार्यालयों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। 14 फरवरी से विवाह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। केरल में स्कूल और आंगनबाड़ी कल से खुलेंगे। राज्य में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। स्कूलों में कोविड के दिशा निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न पारियों में 1 से 9वीं तक नियमित कक्षाएं फिर से शुरू होंगी और ये दोपहर तक चलेंगी। राज्य में रविवार को सप्ताहांत लॉकडाउन अब नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार ने बुधवार से नर्सरी और प्ले स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ने व्यापार मेलों की अनुमति भी दी है और विवाह समारोह में सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। भारतीय वायुसेना का 44 सदस्यीय दस्ता सिंगापुर एयर शो में भाग लेने के लिए सिंगापुर में पहुंच गया। यह एयर शो इस महीने की 15 से 18 तारीख तक होगा। सिंगापुर एयर शो एक द्विवार्षिक समारोह है जो विश्व के विमानन उद्योग को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना ने बताया कि इसमें स्वदेश निर्मित तेजस MK-IAC का प्रदर्शन करेगा। एयर शो में भारतीय वायुसेना की भागीदारी रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स और अन्य भागीदार दस्तों के साथ बातचीत करने और तेजस विमान का प्रदर्शन करने का एक अवसर प्रदान करती है। भारत में इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान के राजदूत फरीदम मुंदजई ने वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के खतरों के प्रति आगाह किया है। आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवाद यहां की धरती पर नहीं उपजा बल्कि ये बाहर से प्रायोजित है। श्री फरीदम मुंदजई ने कहा कि इससे अफगानिस्तान के लोगों के जीवन पर असर पड़ा और ये इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। Terrorism is not
a homegrown phenomena in Afghanistan. It has been an imported phenomena in our country. This is important. Terrorism doesn't only threaten the way we live or to our lives, but terrorism is a serious danger to regional stability and regional security. And also, it is a threat to the security and stability of countries beyond this region. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल यूक्रेन मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। व्हाइट हाउस से जारी वक्तव्य के अनुसार श्री बाइडेन ने यूक्रेन सीमा पर रूस के सैन्य जमावड़े का मुद्दा उठाया। श्री बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला एक त्रासदी होगी और इससे रूस की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उधर रूस ने कहा कि अमेरिका और उसके मित्र देशों के उन्माद के कारण यह स्थिति पैदा हुई है और श्री पुतिन ने बातचीत में श्री बाइडेन से कहा कि अमेरिका ने रूस की सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया है, फिर भी दोनों नेता बातचीत जारी रखेंगे। आज विश्व रेडियो दिवस है। रेडियो के महत्व के बारे में लोगों और मीडिया में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से सूचना तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो दिवस प्रसारण की असीम क्षमता को रेखांकित करने का भी दिन है। ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज का छाया गीत आप सुनेंगे मेरे साथ। बिना का गीत माला सुनने वाले सभी संगीत प्रेमियों की सेवा में उपस्थित है आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हम सब के जीवन को कई रोमांचक और भावनात्मक पलों का साक्षी बनाने वाले रेडियो के लिए आज यानी 13 फरवरी का दिन विशेष स्थान रखता है। आज पूरी दुनिया में विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस मनाया। तब से लेकर आज तक दुनिया भर में इसी दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा। हर वर्ष विश्व रेडियो दिवस की खास थीम होती है। इस बार की थीम है रेडियो और विश्वास। सच ही तो है, हम सबके विश्वास का प्रतीक है रेडियो। रेडियो ने अब तक की अपनी यात्रा में सबका साथ निभाया है, हर उम्र के लोगों का दोस्त। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी देश की 23 प्रमुख भाषाओं और 181 बोलियों में प्रसारण कर रहा है। आज सरकार के प्रयासों से भारत में आकाशवाणी की पहुंच देश के 92% भौगोलिक क्षेत्रों में फैली 99.20% आबादी तक हो गई है। अब तो जमाना डिजिटल रेडियो का है। मोबाइल में सवार रेडियो श्रोताओं की जेब में रहता है, कार में बजता है, दिन रात सुबह शाम, शोर भरे ट्रैफिक से लेकर शांत पड़े गांव तक। आधुनिक समय की जरूरत को समझते हुए हर बीतते दिन के साथ आकाशवाणी सशक्त, बेहतर और प्रभावी होता जा रहा है। कितनी ही भविष्यवाणियों के बावजूद रेडियो हमारे आपके जीवन से विदा नहीं हुआ। कम या ज्यादा होती अहमियत से परे वो कल भी था, आज भी है और भरोसे के साथ कहा जा सकता है आने वाले कल में भी लोकप्रिय बना रहेगा। रेडियो प्रसारण में व्यापक श्रोताओं तक पहुंच बनाने की क्षमता है। रॉयटर्स के हाल के सर्वेक्षण में आकाशवाणी अपने दायित्व के अनुरूप प्रसारण के शीर्ष विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरा है। रेडियो दिवस पर आकाशवाणी ओपन फोरम कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो पर सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होगा। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक श्री एन वेणुधर रेड्डी हमारे बीच होंगे और बातचीत होगी क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विषय पर। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 और टोल फ्री नंबर है 1800111026। 13 फरवरी सुबह 9:30 बजे AIR FM रेनबो 102.6 और YouTube लाइव पर। रेडियो दिवस के अवसर पर 7 घंटे का टॉकेथॉन प्रसारित किया जा रहा है। वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने ये दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी और वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी।
आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस शानदार आंदोलन की एक झलक आप तक ला रहा है। बुद्धू भगत भगवान है, भगवान है अपनी जान। 13 फरवरी स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू भगत की पुण्यतिथि है। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिले के सिलागाई गांव में हुआ था। वे छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में 1831-32 में हुए कोल विद्रोह के नेता थे। इस विद्रोह को लड़का आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जन्म ले वीर बुद्धू भगत को डरे प्राण दिले अपन सिर कटाए। कोल विद्रोह के दौरान बुद्धू भगत ने उन स्थानीय जमींदारों के खिलाफ कोल समुदाय का नेतृत्व किया जो अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे। वे जंगलों के संसाधनों को भी बचाना चाहते थे। विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने अंधाधुंध तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या की, यहाँ तक कि बूढ़े लोगों, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। लोगों को बचाने के लिए बुद्धू भगत अपने 2 बेटों हलधर और गिरधर के साथ अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़े। वे बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया। वे जानते थे कि क्रूर अंग्रेज सैनिक निर्दोष ग्रामवासियों को गोली मार देंगे। अपने लोगों को बचाने के लिए बुद्धू ने समर्पण का प्रस्ताव किया। लेकिन निर्दयी अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और बुद्धू भगत 13 फरवरी 1832 को शहीद हो गए। देश की माटी के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का भावभीना नमन। What my country says to you, it says in the words of the old Hindu prayer that rises up in every home, night after night. Shanti, 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 peace, peace, peace. आज हम भारत की स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। पहले वे सरोजिनी चट्टोपाध्याय के नाम से जानी जाती थीं। उनकी शिक्षा मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज में हुई। इंग्लैंड में महिलाओं के वोटिंग अधिकार से जुड़े अभियान के अनुभव के साथ वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकृष्ट हुईं। 1898 में वे हैदराबाद लौटी। उसी वर्ष गोविंद राजुलू नायडू से उनका विवाह हुआ। उन्होंने 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1924 में वे भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाने के लिए दक्षिण अफ्रीका गईं। 1925 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गईं। भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने 1928 से 1929 तक उत्तरी अमेरिका की यात्रा की। भारत लौटने पर ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें 1930 से 1943 के बीच कई बार जेल जाना पड़ा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए वे गांधी जी के साथ लंदन गईं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में दिए अपने भाषण में सरोजिनी नायडू ने संविधान के महत्व के बारे में बताया था। A charter that shall restore to our mother still in fetters, her rightful place as a torchbearer of liberty, of friendship, of love, of equity,
And she who today still mourns in a house with its roof of snow and its walls of sea will rejoice, relighting her lamp of inspiration, so that once again in history she takes her rightful place, and she will be justified of her children, and her children will be justified of her. 1947 में ब्रिटिश शासन से देश की आजादी के बाद उन्हें संयुक्त प्रांत का गवर्नर बनाया गया। वे देश की पहली महिला राज्यपाल बनी। 2 मार्च 1949 को अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर रहीं। सरोजिनी नायडू एक सशक्त लेखिका और कवित्री भी थीं। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने साहित्य सृजन शुरू कर दिया था। कविताओं की उनकी पहली पुस्तक 1905 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। शीर्षक था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। वे लेखन में विविध और समृद्ध जीवंत बिंबों के प्रयोग और भारत के भव्य चित्रण के लिए जानी जाती हैं। उनकी दूसरी और सर्वाधिक सशक्त राष्ट्रवादी कविताओं की पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में प्रकाशित हुई। उनकी कविता द गिफ्ट ऑफ इंडिया ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय माताओं के शोषण की भर्त्सना करती है। उनकी कविताओं का संकलन द सेप्टेड फ्लूट और द फादर ऑफ द डॉन शीर्षकों से प्रकाशित है। देश की इस महान सुपुत्री को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। दक्षिण अफ्रीका में FHI प्रो लीग पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में कल रात फ्रांस ने भारत को 5-2 से हरा दिया। भारतीय टीम की लगातार जीत का सिलसिला इससे टूट गया है। और अब मौसम, दिल्ली में सुबह धुंध छाई रही। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और जम्मू में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में बादल छाए रहने के आसार हैं। तापमान रहेगा 0 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। विशाखापत्तनम और पुदुचेरी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और अलका, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में दूसरे चरण का प्रचार थमने की खबर लगभग सभी अखबारों ने अलग अलग शीर्षक से दी है। अमर उजाला ने लिखा है यूपी की 55, उत्तराखंड और गोवा की सभी सीटों पर प्रचार थमा, कल पड़ेंगे वोट। कोरोना की देश भर में स्थिति और आंकड़ों पर लगभग सभी अखबारों की नजर है। हरिभूमि ने लिखा है विशेषज्ञों की सिफारिश पर जल्द ही 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण। जनसत्ता की पहली खबर है विदेश मंत्री ने कहा समझौतों की अवहेलना कर चीन ने सीमा पर खड़ा किया गतिरोध। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 55 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की तैयारी पूरी। उत्तराखंड और गोवा में भी कल एक ही चरण में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रतिबंधों में ढील दी। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण और EPFO पैरोल डेटा की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण में कमी। केरल और उत्तर प्रदेश में कल से स्कूल फिर खुल रहे हैं। तमिलनाडु में नर्सरी और प्ले स्कूल बुधवार से खुलेंगे। आज विश्व रेडियो दिवस है। आकाशवाणी से 7 घंटे का टॉकेथॉन प्रसारित किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन स्थिति पर चर्चा के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और स्वदेशी तेजस MK1 विमान सिंगापुर एयर शो में भाग लेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।